हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड लर्निंग फ्रॉम माय वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, एक एडिटोरियल पब्लिश हुआ है जिसमें बात की है डीकार्बोनाइजिंग द स्टील सेक्टर। मतलब हम स्टील सेक्टर को अगर डीकार्बोनाइज कर देंगे, मतलब उसमें से जो पोल्यूशन है उसको रिड्यूस कर देंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा और बेनिफिशियल होगा। और जैसा कि आपको पता है, स्टील एक इम्पोर्टेंट पिलर वर्क करता है हमारी जो इकोनॉमी है उसके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट पिलर प्ले करता है। और आपको पता है हम सेकंड लार्जेस्ट वर्ल्ड में काउंट होते हैं जो कि स्टील को प्रोडक्शन करते हैं। इवन प्रोडक्शन के साथ साथ हम है ना बहुत ज़्यादा कंजप्शन भी करते हैं स्टील का, ठीक है। और ये जो प्रोडक्शन कर रहे हैं हम रो फॉर्म में करते हैं, जो रो फॉर्म का स्टील होता है ना उसके हम प्रोडक्शन करते हैं। तो इसमें हमारा अगर डीकार्बनाइजेशन करेंगे तो हमारा मेन फोकस यही होगा कि जो पॉल्यूशन हमारा ज़्यादा हो रहा है ना इसको हम डिक्रीज़ कर सकें। तो ये हमारा इसका पूरा का पूरा फंडा है। तो अब हम बात करते हैं स्टील के रिगार्डिंग। तो स्टील के रिगार्डिंग हमें क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, पहले तो हम उसको देख लेते हैं। जब भी स्टील की बात आती है तो प्रोडक्शन वगैरह में मैंने आपको बता दिया। और ये स्टील पता है हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। अब इकोनॉमी में आपको पता है इंडिया की अगर इकोनॉमी की बात करेंगे तो 21 और 22 की 2021-22 की अगर कहते हैं तो 2% जो है ना कॉन्ट्रीब्यूशन अपनी जीडीपी के अंदर हमारा किसने किया था, हमारा इसने स्टील ने ही किया था। स्टील का जो प्रोडक्शन हो रहा है और हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं इसके लिए। और अब आप ये सोच रहे होगे कि स्टील के लिए क्या हम कोई पॉलिसीज़ वगैरह नहीं लेके आए, तो इसके लिए हम बहुत सारी पॉलिसीज़ लेके आए हैं। तो इसमें एक हमारी सबसे इम्पोर्टेंट पॉलिसी आ जाती है जो नेशनल स्टील पॉलिसी है, नेशनल स्टील पॉलिसी, जो कि 2017 में आई थी। तो ये हमारी पॉलिसी क्या कहती है कि 300 मिलियन टन हमें क्या करना है, स्टील का प्रोडक्शन करना है 2030 तक, ठीक है, 2030 तक। और 2050 तक हमें कितना है करें, 435 मिलियन टन हमें 2050 तक करना है, ठीक है। बट ये सब करने में, और ये चीज़ हमें एवरी ईयर इंक्रीज़ करेंगे जब भी हमें बेनिफिट होगा। और ये हमारी प्रोडक्शन की बात कर रहा है, ठीक है, प्रोडक्शन में अगर हमें ये सारे काम कर रहे हैं। अब ये प्रोडक्शन तो हम कर लेंगे पर इसमें इशू देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ा इशू क्या है, पोल्यूशन। पोल्यूशन हम बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, कार्बन बहुत ज़्यादा निकल रहा है, जिससे क्या है बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है हमारे क्लाइमेट चेंज को, ठीक है। अब अगर क्लाइमेट की रिगार्डिंग मैं बात करूं तो क्लाइमेट की रिगार्डिंग आपको पता चलेगा कि 11% जो है ना पोल्यूशन, हमारे पूरे 100% पोल्यूशन में बात करेंगे तो 11% पोल्यूशन सिर्फ हमारा स्टील सेक्टर से आ जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारे क्लाइमेट को ख़राब करने के लिए। अब पोल्यूशन के अंदर, इसके अंदर कौन कौन से आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस के ऑक्साइड, इवन सल्फर के ऑक्साइड इसके अंदर आते हैं। पर्टिकुलर मैटर 2.5 हमारा आ गया, सॉलिड वेस्ट आ गया, ठीक है, सॉलिड वेस्ट, हैजार्डस, ये सारे के सारे हमारे पोल्यूशन इसके अंदर आते हैं। अब अगर हम डीकार्बनाइजेशन कर देंगे, ठीक है, डीकार्बनाइजेशन करेंगे तो उसकी इम्पोर्टेंस क्या क्या देखने को मिलेगी। अब इम्पोर्टेंस की बात आती है तो हमारा ग्रीन स्किल इंक्रीज़ होगा, ठीक है, ग्रीन स्क्रीन इंक्रीज़ होगा जिससे पोल्यूशन हमारा कम होगा, ठीक है। इसके अंदर हम ग्रीन स्किल को इंक्रीज़ कर देंगे तो इंडिया है ना एक बहुत बड़ा हब बन जाएगा स्टील मेकिंग के लिए, हम इंडिया को हब बना सकेंगे। तो ये सबसे अच्छा है। और जब हब बन जाएगा तो जो हमारा कार वगैरह जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, बिल्डिंग हो गई, इन ये सब बनाते हैं तो इसमें भी पोल्यूशन जो है ना डिक्रीज़ होगा, पोल्यूशन ज़्यादा नहीं कंट्रीब्यूट कर पाएगा हमारे स्टील का। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न जो हमारे EU है, 27 जिसमें कंट्री है, EU है, यूरोपियन यूनियन, ये क्या कर रहा है कि जो इन्होंने अभी अभी रिसेंटली ही बातें कर चलाई है कि जो ये परचेज़ कर रहे हैं, ठीक है, स्टील जहाँ से ये परचेज़ करेंगे, जो भी सामान ये परचेज़ कर रहे हैं, अगर वो सामान बनने में पोल्यूशन ज़्यादा जनरेट हो रहा है तो वो उसके ऊपर कार्बन टैक्स लगाएंगे, ठीक है। अब कार्बन टैक्स भी लगेगा तो लाइक स्टील बनाने में बहुत सारा पोल्यूशन होता है, तो उससे हमारी इंडिया की इकोनॉमी पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ेगा तो वही हमें लॉस देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हमें इन चीज़ों से टैकल करना है, तो हमें डीकार्बोनाइजिंग जो हमें स्टील सेक्टर लेके आना पड़ेगा। तो ये हमारे वो देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। इससे हमें बेनिफिट भी मिलेंगे और ये हमें प्रॉब्लम्स भी देखने को मिल रहे हैं, इसलिए हमें डीकार्बोनाइजेशन की तरफ जाने को चाहिए, ठीक है। अब चैलेंजेस क्या क्या देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, डीकार्बनाइजेशन में। जैसे आपको पता है डीकार्बनाइजेशन करना है तो इसमें हाइड्रोजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होगा। अब हाइड्रोजन का बात आती है तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव एंड चैलेंजिंग चीज़ है, इसके बहुत चैलेंज इसके अंदर फेस करने को मिलते हैं। अब इसके अंदर हमारा सबसे बात आता है ब्लास्ट फर्नेसेस,
जिससे हम हाइड्रोजन बना सकते हैं। अब इससे बनाने के लिए क्या सबसे बड़ी दिक्कत ये क्या देखने को मिलेगी कि जब हम ब्लास्ट फर्नेसेस वगैरह का यूज़ करेंगे तो क्या होता है, जो इसके अंदर हमारा कोयला यूज़ होता है, अब कोयले से आपको पता है कितना सारा पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है, उसके बाद हम यूज़ कर रहे हैं तो वो दिक्कत है। उसके बाद हमारा DRI, डायरेक्ट रिड्यूस आयरन, इसके अंदर हमें क्या है, नेचुरल गैसेस को हम यूज़ कर लेते हैं एज अ फ्यूल। तो इनके ये इतने ईजी प्रोसेसर नहीं है, ठीक है, और हम इसको रिप्लेस भी कर देते हैं। तो हाइड्रोजन जो है ना एक तरह से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकता है, और हाइड्रोजन को फिर हमें स्टोर भी करना पड़ेगा लिक्विड या गैस फॉर्म में, और उसके बाद हमें उसके ट्रांसफ़र, मतलब बहुत ज़्यादा, अगर प्रॉब्लम की बात आती है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बट बेनिफिट की बात आती है तो बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा है इसके, ठीक है। अब इसके अंदर हमें क्या बात करनी है, जैसे आपको पता है इंडिया ने क्या सोचा है कि नेट जीरो जो हमारे टेक्नोलॉजी है उसको लेके आएंगे, जिससे जो हमारा नेट जीरो है सस्टेनेबल 2070 तक, उसमें हम इसको प्रॉपरली कॉप कर पाएंगे अगर हम डिकार्बोनाइजेशन लेके आ सकते हैं। तो कॉप अप इस प्रॉब्लम से भी कर लेंगे। इवन अगर हम हाइड्रोजन को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, देन कॉस्ट भी इंक्रीज़ होगी जो हम भेज रहे हैं, तो उसके लिए भी हमारे लिए चीज़ें हो जाएगी। पर इसमें दिक्कतें ही आ रही हैं, पर इंडिया इसके ऊपर फोकस कर रहा है, और क्या पता आने वाले टाइम में आगे चीज़ देखने को मिल सकती है। और इवन जो हमारी इसकी बात आती है क्या नाम है, तो हमारा जो हाइड्रोजन होता है ना, तो उसके भी टाइप्स होते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन के भी टाइप होते हैं उनके प्रोसेसर बनाने के लिए। तो हमारे 3 तरह के हाइड्रोजन होते हैं। एक तो ग्रीन हाइड्रोजन होता है, दूसरा हमारा ब्राउन हाइड्रोजन होता है, एंड थर्ड वन हमारा था ग्रे हाइड्रोजन। अब इनकी बात करेंगे तो जो ग्रीन हाइड्रोजन है हमारा, वो इलेक्ट्रिसिटी को हम स्प्लिट करते हैं ना, जब हमारा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बनता है, तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से हमारा हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी को हम स्प्लिट करते हैं जब, ठीक है। और इसमें जब इलेक्ट्रोलाइसिस हम कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस हमें सब में करनी है, बट इसके अंदर हम करते हैं रिन्यूएबल जो एनर्जी होते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी हमारी कौन सी होती है, जो कि हम यूज़ करते हैं सोलर से, सोलर की हो गई, विंड की हो गई, इनकी जब यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारी आ जाती है ब्राउन हाइड्रोजन की। ब्राउन हाइड्रोजन इसके अंदर क्या कर रहे हैं, कोयले को ले रहे हैं। अब कोयले को ले रहे हैं तो आपको पता है उससे भी बहुत ज़्यादा एज आ इन्वायरमेंट में बहुत पॉल्यूशन होगा, उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। ग्रे हाइड्रोजन के अंदर हम नेचुरल गैसेस को ले रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर भी एक तरह से हमारा इन्वायरमेंट में दिक्कत देखने को मिलेगी। एक और होता है हमारा ब्लू हाइड्रोजन, ठीक है। अब ब्लू हाइड्रोजन क्या होता है, ब्लू हाइड्रोजन हमारा होता है जब हम नेचुरल गैसेस को ले रहे हैं, बस उसके साथ साथ हमारा जो पोल्यूशन है, ठीक है, नेचुरल गैसेस का इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहा है, बट उसके साथ पोल्यूशन को हम कैप्चर कर रहे हैं, उसको स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, उस पोल्यूशन को हम स्प्रेड नहीं होने दे रहे इन्वायरमेंट के अंदर। तो ये 4 तरह के हमारे वो होते हैं हाइड्रोजन। अब हमें जो सबसे ज़्यादा यूज़ करना है ना, वो ग्रीन हाइड्रोजन है, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर हम फोकस करके जब यूज़ करेंगे ना, जब ही हम डिकार्बोनाइजेशन कर सकते हैं। और आपको पता है ग्रीन हाइड्रोजन की बात करते हैं ना, तो ये हमारा 300 से लेके 400 पर केजी हमें मिलता है अगर लेंगे, तो ये बहुत एक्सपेंसिव हो गया। और ग्रे हाइड्रोजन आपको पता है कार्बन बर्निंग, कोयला बर्निंग से होता है, जिससे आपको दिक्कत देखने को मिलती है। तो हमें ग्रीन हाइड्रोजन ही यूज़ करना पड़ेगा, बट ये एक्सपेंसिव है, तो इसके लिए हमें टैकल करना है और इस प्रॉब्लम को सोल्व करना है। तो यही हमारी पूरी कहानी है। और इसके साथ साथ जो हमारे इस एडिटोरियल में ना, इसके वे फॉरवर्ड्स भी दिए हैं, लाइक इसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, राइटर की तरफ से है ये, तो आपको बस सुनना ही, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सॉल्यूशन यही है, हमें हाइड्रोजन को रैपिड डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। हाइड्रोजन को मतलब पैसा तो लगेगा, पर हाइड्रोजन को डेवलप करना पड़ेगा, जिससे हमारे प्राइस मेंटेन हो सकता है, और इवन नए इन्वेस्टमेंट भी होंगे इसके रिगार्डिंग, ठीक है। जब भी कोई चीज़ आती है तो उसमें इन्वेस्टमेंट वगैरह नए की जरूरत पड़ती है। उसके बाद हमारा कार्बन कैप्चर स्टोर टेक्नोलॉजी को हमें लेके आना पड़ेगा। कार्बन कैप्चर स्टोर टेक्नोलॉजी, जो हम कार्बन को स्टोर कर लें, लाइक मैं जैसे बता रही हूँ, ब्लू हाइड्रोजन को बाद में उसके जो पोल्यूशन को उसको स्टोर कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं, पर इसको भी ये भी हमारा एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। हम इसको ईजिली बना सकते हैं, बट ये एक्सपेंसिव है। और इसके लिए क्या नाम है, अगर इसको बनाना है अच्छे, तो रिसर्च और डेवलपमेंट पे पैसा लगाना पड़ेगा। अगर पैसा लगेगा तो इसकी भी हम टेक्नोलॉजी लेके आ जाएंगे। अब इंडिया के इनिशिएटिव्स के, ठीक है, इंडिया में क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, इनिशिएटिव। अब इंडिया के इनिशिएटिव की बात करते हैं तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन हमारा जो स्टार्ट हुआ है, ठीक है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन हमें चाहिए, तो ये ग्रीन हाइड्रोजन को बना सकता है, ये बनाएगा और आगे इस पर काम होगा। इवन मिनिस्ट्री ऑफ स्टील की बात करते हैं तो इन्होंने भी टारगेट सेट किया है कि
हम कार्बन का यूज़ करना थोड़ा सा कम कर देंगे, ठीक है। कार्बन का यूज़ कम करके हम अदर टेक्निक्स को यूज़ करेंगे। इवन आपको पता है नेशनल सोलर मिशन भी स्टार्ट हुआ है, जो कि हमारा आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज़ है और उसका ही इसमें यूज़ हो सकता है। इवन हमारी कल्याणी फर्स्ट ग्रीन स्टील बोर्ड ब्रांड है, ठीक है। ये कल्याणी फर्स्ट ग्रीन स्टील ब्रांड, यह जो है हमारी, ये भी हमारी फोकस कर रही है इस पे ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर। इवन हम इन सारी चीज़ों को ना प्रमोट कर रहे हैं कि इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या वैल्यू है। अगर कोई इस पर मतलब अच्छे से वर्क करेगा तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।